नमस्कार, वेलकम यू ऑल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो क्लास हम डिस्कस करने वाले हैं उसका मेन उद्देश्य है कि जो बजट आया है 2025-26 का, उस पर सारी बातें कर ली जाएं। हाल ही में जो जो हमारा 1 तारीख को बजट आता है और उस बजट के अंदर जो सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट करी गई है, आने वाले एग्जामिनेशंस में उनसे सवाल बन सकते हैं। इसलिए इस क्लास में हम ये सारे एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे कि कहां कहां से कौन कौन से एस्पेक्ट से सवाल बन सकते हैं। तो इस क्लास का पर्पस आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं देना है, बल्कि इस क्लास का पर्पस है कि कहां से आपको प्रश्न बन सकते हैं और कौन सी चीजों की नोट्स आपको बना लेने चाहिए। तो जनरली अगर आपने बजट के बारे में ध्यान रखा है या पढ़ा है, सुना है, वो सब चीजें तो ठीक हैं, बट एज ए एस्पिरेंट या स्टूडेंट के तौर पर आपको बजट के नोट्स वही बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और इस लेक्चर के अंदर हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उन सभी एस्पेक्ट को कवर अप करें जो हमारे एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास बजट 2025-26 के साथ। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि इस बार का जो बजट है वो डेवलपमेंट के 4 इंजन्स पर आधारित है। यानी कि जो हमने ये सोचा है कि हमारा 2047 तक भारत एक विकसित देश बनेगा, तो उसके लिए सरकार की तरफ से 4 इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट यानी कि 4 ऐसे पिलर्स बताए गए हैं जो विकास के लिए अति आवश्यक हैं। इस बार का बजट आपको ध्यान रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो 4 इंजन्स हैं, इन इंजन्स को आप याद रखेंगे, बिल्कुल इसी ऑर्डर में याद रखना है कि एग्रीकल्चर पर इस बार का बजट केंद्रित है, एमएसएमई सेक्टर पर भी इस बार का बजट विशेष बल देता है, और इन्वेस्टमेंट एवं एक्सपोर्ट। तो याद रखिए, बिल्कुल ऑर्डर याद रखेंगे कि हमने इस बार एग्रीकल्चर पर निवेश करने की बात करी है, इन्वेस्टमेंट, एमएसएमई एंड इसके अलावा एक्सपोर्ट। तो हमारा प्रश्न अगर कभी बनता भी है तो इस तरीके से बन सकता है कि 4 इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट क्या थे इस बार के बजट में? एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट। तो ये जो बजट 2025-26 है वो इन्हीं 4 मेजर पिलर्स के इर्द गिर्द घूमने वाला है। अब आते हैं इसके अगले हिस्से में। 2047 तक आप सबको याद होगा कि 2022 में भारत ने आजादी का अमृत महोत्सव बनाया, याद है? और इस अमृत महोत्सव में हमने ये तय किया कि अगले 25 साल भारत के बहुत ही स्वर्णिम रहने वाले हैं, और इस पीरियड ऑफ टाइम को अमृत काल कहा गया। अमृत काल के अंदर हमने ये डिसीजन लिया है कि हमें भारत को एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है। और जब मैं कहता हूं कि भारत को एक डेवलप्ड नेशन बनाना है, तो इसका मतलब क्या है? इसका आशय है कि भारत में 2047 तक जीरो पॉवर्टी देखने को मिलेगी, यानी कि भारत में पूरी तरीके से गरीबी को एलिमिनेट करने की बात कही गई है। हालांकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो दिए गए थे यूनाइटेड नेशन की तरफ से, उसमें ये टारगेट हमें 2030 तक अचीव करना है। लेकिन हम जो भारत का अमृत काल देखते हैं, आगे आने वाले समय के अंदर भारत को एक विकसित देश के रूप में देखते हैं, तो वहां पॉवर्टी की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई देती है। इसके साथ साथ हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं कि महिलाएं बहुत सशक्त हों, और एम्पावरमेंट के साथ साथ महिलाओं की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी बढ़नी चाहिए, यानी कि महिलाएं इकोनॉमिक रूप से एम्पावर हो जाए। एंड वन मोर थिंग कि हम सब लोगों के लिए जरूरी है कि आने वाले समय के अंदर जो एक्सेस है, पहुंच है, और वो पहुंच किन चीजों की, जैसे भारत की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एजुकेशन की पहुंच का और विस्तार होना है। भारत में शिक्षा का विस्तार पिछले कुछ दिनों में बहुत तेजी से हुआ है, लेकिन उसमें एक कंपोनेंट है, दैट इज क्वालिटी। क्वालिटी एजुकेशन बहुत जरूरी है, उसकी भी पहुंच करनी है। तो 2047 में जब भारत एक विकसित देश के रूप में दिखाई दे, तो वहां ना पॉवर्टी होनी चाहिए, महिलाएं लेबर फोर्स के तौर पर बहुत ही एम्पावर्ड होनी चाहिए, एंड एक्सेस होनी चाहिए एजुकेशन की। इसके अतिरिक्त हेल्थ केयर सर्विसेज को भी यहां पर इंप्रूव होने की जरूरत है। तो भारत जब विकसित हो जाएगा तो वहां पर ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। एक जो मेजर कंपोनेंट है उसको भी हमें ध्यान रखना है, इंक्लूसिविटी। ठीक है,
तो जो समावेशी विकास है उसकी तरफ भारत कदम बढ़ाने का प्रयास करेगा। और ये जो जो हमारा अमृत काल है, इस काल में भारत एक समावेशी विकास के लक्ष्य को अचीव करने की भी कोशिश करता नजर आएगा। अब ये सारे टारगेट्स इंडिया कैसे अचीव कर सकता है, तो बजट में इसके लिए बताया गया है कि हमारा जो 2047 तक एक विकसित भारत बनने का लक्ष्य है, उसे कैसे अचीव करना है। पहली बात यहां पर कही गई कि एक्सेलरेट द ग्रोथ। जैसे हम जिस समृद्धि दर से, जिस ग्रोथ रेट से बढ़ रहे हैं, हमें इसे थोड़ा और बढ़ाने की जरूरत है, यानी कि प्रोडक्शन को बढ़ाना है, जीडीपी को बढ़ाना है, उसकी बात यहां पर कही गई है। इसके अतिरिक्त इंक्लूसिव डेवलपमेंट इसका दूसरा पिलर है। अगर आपसे पूछें कि आजादी के अमृत महोत्सव के समय हमने जो 25 वर्षों का एक प्रण लिया कि भारत का जो अगला 25 वर्ष होगा अमृत काल होगा, उसे प्राप्त करने के लिए 2025-26 के बजट में क्या बताया गया, तो पहला बताया गया कि हमें ग्रोथ को एक्सेलरेट करने की जरूरत है। दूसरा बताया गया कि हमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट की जरूरत है, समावेशी विकास की जरूरत है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब हुआ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल सोसाइटी एंड प्रोवाइड एंड एक्सेस द बेनिफिट टू ऑल सोसाइटी। सभी समाज के सभी वर्गों से हमें योगदान भी लेना है और समाज के सभी वर्गों को उसका लाभ भी देना है। इसके अलावा इन्होंने ये कहा कि मिडिल इनकम ग्रुप जो है, वो मिडिल इनकम ग्रुप के साथ अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि अक्सर भारत में देखा गया है कि उनके पास स्पेंडिंग कैपेसिटी बहुत लिमिटेड होती है। आगे आने वाले साल में हम देखेंगे कि भारत में मिडिल इनकम ग्रुप की स्पेंडिंग कैपेसिटी को बढ़ाने का काम भी किया जाएगा। अब इनकी मिडिल इनकम ग्रुप की कैपेसिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इस बार के टैक्स रिलैक्सेशन से हमें साफ समझ में आता है कि सरकार बहुत भारी भरकम छूट देने का प्रयास कर रही है, जिससे कि मिडिल इनकम ग्रुप के लोगों के पास ज्यादा पैसे बच सके। भारत जैसे देशों के अंदर जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट डेफिसिट इंफ्रा रखता है आफ्टर ब्राजील। इसका मतलब यह हुआ कि ब्राजील को जितने इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, यानी कि ब्राजील में तुलनात्मक रूप से जितना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो बहुत कम है। और भारत की भी बात करें तो जितने इंफ्रास्ट्रक्चर की भारत को जरूरत है उसकी तुलना में भारत के पास भी बहुत कम है, और इस रैंकिंग में भारत दूसरे नंबर पर आता है। अब इन सब के लिए, यानी कि भारत में जिस तरीके से हमने पिछले कुछ समय में देखा कि रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हो रहा है, गांव से लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं और शहरों पर रिसोर्सेस पर बहुत ही ज्यादा दबाव बढ़ता जा रहा है। इसलिए अर्बन प्लानिंग की जरूरत है, अर्बन इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, रूरल एरियाज के अंदर लाइफ को इंप्रूव करने की जरूरत है। इन सब पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमें निजी निवेश को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब यह हुआ कि 2025-26 का बजट यह कहने का प्रयास कर रहा है कि किसी भी प्रकार से हमें 2025-26 में इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को और इंडल्ज करना चाहिए और ज्यादा इसमें लेकर आना चाहिए। इसके अलावा हाउस होल्ड्स, यानी कि जो परिवार हैं, उनके सेंटिमेंट्स को भी अपलिफ्ट करना है। ये सारे वाक्य आपके देश के अंदर डिमांड को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अगर आपके देश के अंदर डिमांड बढ़ती है तो उससे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इसके बहुत सारे आपको मल्टीलेटरल इंपैक्ट देखने को मिलेंगे। तो यह है 2047 तक हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने का तरीका। हम जब पिछले साल डिस्कशन कर रहे थे तो पिछले साल हमने डिस्कशन में सुना कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें 4 जातियों के बारे में बताया, और उनका कहना था कि भारत में 4 मेजर कास्ट जो होती हैं वो कास्ट होती हैं विमेन, यानी कि महिलाएं, इसके अतिरिक्त यूथ एंड पुअर, और फिर उन्होंने जो लास्ट कहा अन्नदाता। तो कुल मिलाकर यहां पर हम देखें तो भारत में 4 जातियों को पहचान करी गई है, और ये 4 जातियां कौन सी बनी? यूथ, पुअर, अन्नदाता एंड महिलाएं। तो हमारा जो फोकस है, जिस तरीके से अगर हम देखें, कई बार हम जातियों में बटे हुए हैं, तो सरकार ने माना कि जातियां तो हैं लेकिन वो जातियां
ये 4 हो गई और इन्हीं के डेवलपमेंट के लिए हमें निवेश की जरूरत है, बजट में बेहतर एलोकेशन की जरूरत है। तो आगे करके हम देखेंगे कि सरकार के लिए जो एग्रीकल्चर है वो कितना मायने रखता है। 2025-26 के बजट में सरकार ने जो अनाउंसमेंट करी है एग्रीकल्चर के लिए और रूरल प्रॉस्पेरिटी के लिए, वो हम यहां देख सकते हैं। सरकार ने कहा कि केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा 1998 से शुरू करी गई और ये नाबार्ड के इनिशिएट पर लाई गई थी। इसके अंतर्गत किसानों को एक कार्ड दिया जाएगा और वो अपने लिए एक वर्किंग कैपिटल यानी कि कार्यशील पूंजी जुगाड़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक लिमिट होती थी 3 लाख रुपए। जब इसे लाया गया था तब इसे किसानों के लिए ही लाया गया, लेकिन 2004 में इसे एक्सटेंड कर दिया गया और इसे एक्सटेंड करके फिशरमैन, डेयरी, बागवानी, इन सब लोगों तक भी पहुंचा दिया गया। तो अब किसान क्रेडिट कार्ड एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर के लोगों को भी दिया जाता है। 2025 के बजट में यह अनाउंसमेंट करी गई कि अब इसकी सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। तो किसान क्रेडिट कार्ड जो 3 लाख तक था, अब ये 5 लाख रुपयों का हो गया। इसके अलावा कहा गया कि हमारे देश के अंदर जिस तरीके से हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज, जब हम क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वर्ष 2050 तक हमारी फसलों की प्रोडक्टिविटी और उनकी यील्ड पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो अब वो वक्त आ चुका है कि हम अपने देश में फूड सिक्योरिटी का लेवल मेंटेन रखने के लिए जो सीड्स हैं उनकी हाई यील्डिंग करें। तो अब भारत के अंदर एक नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग लॉन्च किया जाएगा कि जिससे जो बीज हैं उनकी उत्पादकता या उनकी यील्ड या उनकी प्रोडक्टिविटी को और बढ़ाया जा सके, तो वो काम भी यहां पर किया जाएगा। इसके अलावा इन्होंने कहा कि एक पीएम धन धान्य कृषि योजना भी लॉन्च की जाएगी। और पीएम धन धान्य कृषि योजना की अगर मैं बात करूं तो यहां पर हम साफ समझ सकते हैं कि एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, तो जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जो जिले हैं, उन्हें एक एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट के तौर पर डेवलप किया जाएगा। हर जगह हम सुनते हैं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, इंडस्ट्री की जा रही है, तो एग्रीकल्चर भी हमारे देश का एक अभिन्न अंग है, यानी कि एक मेजर इंपॉर्टेंट सेक्टर है, उसे और प्रमोट करने की जरूरत है। तो यहां पर 100 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स की पहचान की जाएगी और वहां पर 1.7 करोड़ किसानों को हेल्प पहुंचाई जाएगी। मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, भारत में कॉटन का उत्पादन बढ़ा है और इसमें कॉटन को और ज्यादा हमें प्रोड्यूस करना है, उसकी प्रोडक्टिविटी या उसकी उत्पादकता को और अधिक बढ़ाना है। इसके लिए 5 साल का मिशन बनाएंगे जिससे कॉटन की प्रोडक्टिविटी को और ज्यादा इंप्रूव किया जा सके। इसके अलावा बिहार के लिए बजट में बहुत विशेष अनाउंसमेंट करी गई है। मखाना बोर्ड इन बिहार, तो मखाना आपको पता है कि बिहार में होता है और मखाने को, बिहार के मखाने को जीआई टैग भी दिया गया था। तो इन्होंने कहा है कि मखाना बोर्ड खोलेंगे बिहार के अंदर, जिससे कि जैसे टी का जो टी है, कॉफी है, इनके अपने अपने बोर्ड बने हैं जिससे कि इनको और ज्यादा इनकी मार्केटिंग की जा सके, इनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, इनके प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। तो मखाना बोर्ड भी बनाया जाएगा जिससे इनके प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और इनकी और मार्केटिंग को इंप्रूव किया जा सके। तो ये सारे सेक्टर्स किसानों की एक भेंट के तौर पर लॉन्च किए गए हैं। अगर हम बात करें अब एमएसएमई सेक्टर की, एमएसएमई सेक्टर मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस कौन से उद्योग होते हैं, पहले हमें इसकी डेफिनेशन को समझना पड़ेगा। देखो, भारत में 2 प्रकार के उद्योग माने गए, एक लार्ज इंडस्ट्री और एक एमएसएमई सेक्टर। इस बार एमएसएमई सेक्टर की डेफिनेशन को भी बदल दिया गया है। एमएसएमई सेक्टर का जो क्लासिफिकेशन है वो बेसिकली 2 आधारों पर किया जाएगा। एमएसएमई सेक्टर को इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर के आधार पर क्लासिफाइड किया जा सकता है। कहा गया कि माइक्रो इंडस्ट्रीज उन्हें माना जाएगा या माइक्रो एंटरप्राइजेस उन्हें माना जाएगा जहां पर 2.5 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट करते हैं।
मतलब मान लीजिए मैंने कोई बिजनेस खोला, तो उस बिजनेस में अगर मैं 2 करोड़ या 2.5 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट करता हूं तो वो एक माइक्रो एंटरप्राइजेस है। लेकिन अगर मेरा वही उद्योग टर्नओवर का मतलब होता है कुल कारोबार, अगर वही उद्योग 10 करोड़ रुपए तक टर्नओवर करता है तो भी उसे माना जाएगा एक माइक्रो एंटरप्राइजेस। तो दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो उसे हम माइक्रो एंटरप्राइजेस मानेंगे। ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट के आधार पर हमें देखना है तो हम कहेंगे ये माइक्रो है। टर्नओवर के आधार पर देखना है तो 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। स्मॉल एंटरप्राइजेस किसको कहते हैं? तो 25 करोड़ रुपए तक अगर इन्वेस्टमेंट आती है, 25 करोड़ रुपए तक इन्वेस्टमेंट आती है तो उसे हम स्मॉल एंटरप्राइजेस कहेंगे। और अगर टर्नओवर की बात करें तो 100 करोड़ रुपए तक जो इन्वेस्टमेंट टर्नओवर होगा तो उसे भी हम मीडियम एंटरप्राइजेस कहेंगे, तो स्मॉल एंटरप्राइजेस कहेंगे। मीडियम एंटरप्राइजेस वो एंटरप्राइजेस हैं जहां पर 125 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। तो आप यहां पर देख सकते हो 2.5 करोड़, 25 करोड़, 125 करोड़। तो मीडियम एंटरप्राइजेस वो एंटरप्राइजेस हुए जहां पर 125 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की जा सकती है और टर्नओवर 500 करोड़ रुपए तक हुआ तो हम कह सकते हैं कि वर्ष 2025-26 में सरकार ने एमएसएमई वर्ष 2025-26 में सरकार ने एमएसएमई सेक्टर का क्लासिफिकेशन को रिवाइज कर दिया है। इनके क्लासिफिकेशन के हिसाब से माइक्रो, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर के आधार पर क्लासिफाइड किए जा सकते हैं। माइक्रो एंटरप्राइजेस वो एंटरप्राइजेस होंगे जहां पर इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ तक और टर्नओवर 10 करोड़ तक होगा। और वहीं पर स्मॉल एंटरप्राइजेस उन्हें माना जाएगा कि जहां पर इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ और टर्नओवर 100 करोड़ रुपए तक होगा। मीडियम एंटरप्राइजेस वो एंटरप्राइजेस होंगे जहां पर इन्वेस्टमेंट 125 करोड़ रुपए तक की जा सकती है और टर्नओवर 500 करोड़ रुपए तक होगा। तो ये नया क्लासिफिकेशन आपको याद रखना है, एग्जाम में एज इट इज पूछा जा सकता है। अब इन लोगों के लिए सरकार ने कुछ और अनाउंसमेंट भी करी हैं। अब इन्होंने कहा कि जो लोग माइक्रो एंटरप्राइजेस के मतलब जो छोटा मोटा काम करते हैं, जो माइक्रो एंटरप्राइजेस एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन एंटरप्रेन्योर्स को इन्होंने कहा कि बस उन्हें उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर होना है। अगर वो उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर होंगे तो सरकार की तरफ से उन्हें क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा और ये क्रेडिट कार्ड 5 लाख रुपए तक का क्रेडिट लिमिट उन्हें दे सकता है। ऐसे 10 लाख कार्ड इशू किए जाएंगे सरकार की तरफ से। वापस से समझिए, ऐसे माइक्रो एंटरप्राइजेस जो छोटे मोटे उद्योग चला रहे हैं तो उनको भी जैसे किसान क्रेडिट कार्ड होता है वैसे उन्हें भी इस तरीके का एक कार्ड दिया जाएगा। 5 लाख की लिमिट होगी, वो कभी भी उधार ले सकते हैं। इस बजट में महिलाओं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, उनका भी विशेष ध्यान दिया गया है। विमेन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स लोगों को 2 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा, यहां पर लिखा हुआ है। और यह काम अगले 5 वर्षों में किया जाएगा। अगले 5 वर्षों के लिए 5 लाख फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स, यानी ऐसे लोग जो पहली बार उद्योग चला रहे हैं या इंडस्ट्री चला रहे हैं, उन सभी लोगों को, चाहे वो महिलाएं हों, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब्स हो, सरकार की तरफ से प्रयास किया जाएगा कि उन्हें 2 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जा सके। यह ऋण है, कोई ऐसा नहीं कि सब्सिडी नहीं, उन्हें ऋण प्रोवाइड कराने का प्रयास किया जाएगा सस्ती ब्याज दरों के ऊपर। पिछले वर्ष जब इकोनॉमिक सर्वे जारी हुआ तो उसमें एमएसएमई सेक्टर को एक इंपॉर्टेंट सेक्टर के रूप में देखा गया। इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर अगर हम देखें तो 45% जो एम्प्लॉयमेंट है वो हमारा इंडस्ट्री से एमएसएमई सेक्टर से ही आता है। यहां पर आप समझ पाएंगे कि हमारे देश की में टॉय
सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है, लेकिन टॉय सेक्टर को और एनरिच करने के लिए हमें चाहिए कि हम बहुत सारे क्लस्टर लगाएं, स्किल अपलिफ्टमेंट करें, मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को इंप्रूव करें। तो ये चीज हमें करनी पड़ेगी। तो सरकार ने कहा है कि टॉय सेक्टर को और इनहेंस करेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में टॉयज के मामले में चीन का बहुत हाथ है या बोलबाला है। लेकिन अगर हम देखें तो एक नया सेक्टर जो भारत के लिए यानी कि सरकार ने एडिशनल फोकस करना शुरू किया है, फुटवियर एंड लेदरवेयर। कहा है कि हम इसके लिए स्कीम लेकर आ रहे हैं और उस स्कीम का एक्सपेक्टेड बेनिफिट यह होगा कि 22 लाख लोगों को जॉब्स मिलेंगी। बिल्कुल याद रखना है कि फोकस है कि नहीं है, ये इनके नोट्स बनाते चलिए। 22 लाख लोगों को यहां पर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, 4 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर होगा यानी कि कुल कारोबार होगा, जिसमें 1.1 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट भी होगा। एक्सपोर्ट भी होगा, ध्यान रखना। अक्सर हमने देखा है कि भारत के किसानों को उनकी फसलों के उचित मूल्य नहीं मिल पाते। उचित मूल्य अक्सर किसानों को या किसी भी क्षेत्र के लोगों को तब मिलते हैं जब उनके उत्पादों में वैल्यू एडिशन या मूल्य संवर्धन होता है। अगर गेहूं को गेहूं के रूप में ही प्रयोग किया जाए तो उसकी अधिक कीमत प्राप्त करने की संभावना कम हो जाती है। लेकिन अगर गेहूं से आटा, आटे से ब्रेड, बिस्किट, बेकरी के अंदर मतलब उसको बेक किया जाए और उसको और बाई प्रोडक्ट बनाए जाएं, तो इससे संभावना रहती है कि उस गेहूं से बने हुए उत्पाद ऊंची कीमत पर बेचे जा सकते हैं। अब ये सब चीजें जब होंगी तो हमारे किसानों को भी फायदा पहुंचेगा। तो इस बार सरकार ने अनाउंसमेंट करी कि हम फूड प्रोसेसिंग को और सपोर्ट करेंगे। जब हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में तो हमें पता चलता है कि इंडिया में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स प्रोडक्शन के मामले में इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग कंट्री, बट इन टर्म्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग हम कुल उत्पादन का केवल 2% ही, यानी कि जो हमारा वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, उसका प्रोसेसिंग हम केवल 2% ही कर पाते हैं, और ये पेरिशेबल होता है, बहुत लार्ज अमाउंट में चीजें वेस्ट भी होती हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फूड टेक्नोलॉजी बिहार में स्टेब्लिश करेंगे, जो कि स्किल को प्रमोट करेगा, अपलिफ्टमेंट करेगा और किसानों के अंदर या और यूथ के अंदर एम्प्लॉयमेंट भी लेकर आएगा, साथ के साथ उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप भी सिखाएगा। ठीक है, अब आते हैं कि सरकार और क्या कर रही है लोगों के को लाइफ को ईज करने के लिए। तो सबसे बड़ा चैलेंज आपने अक्सर देखा होगा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी होती है और भारत की रैंक दुनिया की बॉटम कंट्रीज में आ जाती है कि हंगर के मामले में। तो न्यूट्रिशनल सपोर्ट सबको मिल सके, चाहे वो आजकल हम देखते हैं गर्ल चाइल्ड है ना, चाहे वो बच्चियां हो, चाहे वो प्रेग्नेंट लेडीज हो या लैक्टेटिंग मदर्स हो यानी कि स्तनपान कराने वाली महिलाएं हो या ओवरऑल बच्चे हो, इन सबकी न्यूट्रिशनल सपोर्ट चाहिए, पोषण इनको मिलना चाहिए। तो इन सबके पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 इनिशिएटिव लिए गए हैं। इनका प्राइमरी फोकस है कि गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं, छोटी बच्चियों, लड़कों, बच्चों को न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिलना चाहिए। हालांकि इसके लिए भारत में एक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है जो इसको कानूनी मान्यता भी देता है। बच्चों को स्कूलों में पोषण पीएम पोषण योजना के तहत न्यूट्रिशन भी दिए जाते हैं। आप सबको पता होगा, क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक बच्चों को। इसके अतिरिक्त आते हैं तो अब सरकार ये कह रही है कि हम आईआईटीज का एक्सपेंशन करेंगे, एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटीज ऑफ इन आईआईटीज। तो जो आईआईटी की क्षमता है उसको और विस्तार किया जाएगा, वहां सीट्स भी जोड़ेंगे, उनके स्टैंडर्ड्स को और एनरिच करेंगे, जिससे कि हमारे पास नॉलेजेबल यूथ निकल कर आए, स्किलफुल यूथ निकल आए। जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं भारत के अंदर, वो सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के अंदर कैंसर सेंटर्स भी ओपन होंगे, डे केयर कैंसर सेंटर्स।
आप बड़े बड़े अस्पतालों में जाते हैं, वहां इलाज कराते हैं, फिर थोड़ी बहुत देखभाल के लिए आपको बार बार जाना पड़ता है, तो डे केयर सेंटर्स यानी कि आप अपने नियरेस्ट विलेज से, गांव से, कस्बों से जिले के अस्पताल में जाएं, वहां पर कैंसर फैसिलिटीज भी अवेलेबल कराई जाएगी, यह भी कहा गया है। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम कह रहे हैं कि जो भारत के स्कूलों में, स्कूल्स में या फिर जो हायर एजुकेशन है, उन एजुकेशन की जो बुक्स हैं उनको डिजिटल फॉर्मेट में लाया जाएगा भारतीय पुस्तक भाषा पुस्तक योजना के तहत। तो मतलब क्या हुआ कि भारतीय भाषा पुस्तक योजना वह योजना है जिसके तहत भारत के स्कूलों में एवं हायर एजुकेशन में जो भी बुक्स हैं उनको डिजिटल फॉर्मेट में डाल दिया जाएगा। जैसे आप एनसीईआरटीज वगैरह की या स्टेट बोर्ड्स की वगैरह की बुक्स देखते हैं, तो सरकार ये कर रही है कि जिससे टीचर्स और बच्चे उन बुक्स को आसानी से एक्सेस कर सकें, क्योंकि यहां एजुकेशन को अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाना है। नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग, तो यहां पर कोशिश की जा रही है कि 5 ऐसे सेंटर्स खोलेंगे जिन सेंटर्स में लोगों को स्किल यानी कि उनको और ज्यादा अपलिफ्ट किया जा सके, स्किल दिया जा सके, ये काम किया जा सके। कहा गया है कि 50,000 टिंकरिंग लैब्स की एस्टैब्लिशमेंट करेंगे अगले 5 सालों में। 50,000 टिंकरिंग, अटल टिंकरिंग लैब्स, नीति आयोग के इनिशिएटिव से ये लैब चलाती है सरकार। ये कुछ इस प्रकार दिखती है। स्कूलों के अंदर इस तरीके की जहां कंप्यूटर्स लगे हैं, वहां इस तरीके की व्यवस्थाएं हैं कि बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग, इनोवेशन, क्रिएटिव चीजें यहां पर सीखते हैं। तो स्कूलों के अंदर ऐसी चीजें होती हैं तो बच्चों में एफिशिएंसी, स्किल, एंटरप्रेन्योरशिप, एनालिटिकल अप्रोच, ये सारी चीजें डेवलप होती हैं। अगर यहां पर देखें तो सरकार ने यह भी कहा है कि हम रूरल एरिया के अंदर जो हॉस्पिटल्स हैं, जो एजुकेशन सेंटर्स हैं, उनको ब्रॉडबैंड से कनेक्ट कर देंगे, ब्रॉडबैंड से। इसके लिए 2 स्कीम पहले से ही चल रही हैं, आपको याद रखना है। भारत नेट, उसका मेन काम था कि ऑप्टिकल फाइबर जो वायर्स हैं वो गांव-गांव तक, ग्राम पंचायतों तक बिछाने हैं। फिर एक स्कीम थी जिसका नाम था पीएम वाणी। क्या नाम है? पीएम वाणी। इसका काम था कि गांव-गांव तक जाकर वाईफाई हॉटस्पॉट पब्लिक प्लेसेस पर हमें लगा के देने हैं। ठीक है, बस स्टैंड पे हो तो वाईफाई चलना चाहिए, ये चीज ठीक। फिर कह रहे हैं कि मेडिकल एजुकेशन पर भी विशेष बल दिया गया। पिछले साल मेडिकल की सीट्स को 75,000 बढ़ाया गया था, अगले 5 वर्षों में यह बढ़ाना था, लेकिन 10,000 सीट्स को एडिशनली और बढ़ा दिया गया है। यह भी ध्यान रखना है आपको, एडिशनली बढ़ा दिया गया है 10,000 सीट्स को। ठीक है, अब आते हैं इसके अगले हिस्से पर कि और सरकार की तरफ से क्या घोषणाएं करी गई हैं। यहां पर जो बात हो रही है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो रही है, इनोवेशन को लेकर हो रही है। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा प्रमोट करने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए स्टेट से भी अपनी एक्सपेक्टेशन जाहिर कर दी और कहा कि 1.5 लाख करोड़ रुपए हम आपको देंगे। राज्यों को सरकार की तरफ से 1.5 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे एज अ लोन, लेकिन ये लोन इंटरेस्ट फ्री होगा। बेटा ये सब डेटा तुम्हें पता होना चाहिए। अगले 50 साल तक ये लोन चुकाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन के तहत 55 लीटर ड्रिंकिंग वाटर, पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर की कनेक्टिविटी हर घर तक पहुंचानी है। और ये जो 55 लीटर पाइप ड्रिंकिंग वाटर की कनेक्टिविटी थी, पहले इसे अचीव करना था 2024 तक, वो अभी हुआ नहीं, तो इन्होंने इसके टारगेट को बढ़ाकर 2028 कर दिया है, यानी कि बाय द ईयर ऑफ 2028 ये टारगेट अचीव होगा। हर गांव के हर मकान तक पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है और उसका टारगेट रख दिया गया 2028। इसके अलावा आप अक्सर देखते होंगे कि स्टेट टू स्टेट हम इलेक्ट्रिसिटी या पावर की बात करते हैं तो हमें बड़ा डिस्पैरिटीज देखने को मिलती है। देखने को मिलता है कि कुछ राज्यों में बिजली अच्छी आती है, कुछ राज्यों में बिजली से समस्याएं हैं। तो पावर कैपेसिटी को बिल्डअप करने के लिए और उनको विकसित करने के लिए और पावर से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने के लिए
सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल दी गई है कि हर स्टेट अपनी जीएसडीपी का मतलब राज्य अपनी जीडीपी का 0.5% तक ऋण ले सकते हैं। मतलब आपको ध्यान रखना है, जब कभी भी राज्यों को ऋण लेना होता है तो उन्हें केंद्र की मंजूरी की आवश्यकता होती है। तो बजट में अनाउंसमेंट है कि अगर ये ऋण पावर से संबंधित है तो जीडीपी का 0.5% तक ऋण लिया जा सकता है, लेकिन स्टेट की जीडीपी का। ठीक है, तो महाराष्ट्र की जीडीपी अलग है, उसको हम जीडीपी इसलिए बोलते हैं, जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, लेकिन जीएसडीपी का मतलब है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ठीक है, तो हर राज्य अपने जीएसडीपी का 0.5% तक ले सकता है, यहां पर ऐसा लिखा हुआ है। फिर कहा गया कि एसेट मोनेटाइजेशन 2025 to 30। आपको याद रखना है कि 2022 से 2025 के बीच एक टारगेट लिया गया। एसेट मोनेटाइजेशन होता क्या है? एसेट मोनेटाइजेशन में आपको ध्यान रखना है कि सरकार अपने एसेट से पैसा कमाती है, जैसे रोड, टेलीकम्युनिकेशन, जैसे सरकार के स्टेडियम्स। तो इस तरीके के जो सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उनसे पैसा कमाती है, उसे ही हम एसेट मोनेटाइजेशन बोलते हैं। जैसे हवाई अड्डे, बंदरगाह, है ना, इनको सरकार किराए पर देती या इनके यूज के लिए कोई शुल्क वसूलती। तो सरकार ने 2022 से 2025 के लिए 6 लाख करोड़ रुपए का टारगेट रखा था कि सरकार 6 लाख करोड़ रुपए कमाएगी। अब सरकार ने एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत 2025 से 2030 के बीच में 10 लाख करोड़ रुपए का टारगेट रखा है कि वो अपने एसेट से 10 लाख करोड़ रुपए कमाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार सड़कों का, सरकार एनर्जी का, सरकार पोर्ट का, एयरपोर्ट्स का, टेलीकम्युनिकेशन का, स्पोर्ट्स का, इन सब का इस्तेमाल करेगी और यूज करने वाले लोगों से इसके लिए शुल्क वसूलेगी और उससे पैसा बनाने का काम करेगी, और अगले 5 सालों में 10 लाख रुपए कमाने का लक्ष्य रखा है। इसके बाद कहते हैं कि अर्बन चैलेंज, सरकार की तरफ से एक अर्बन चैलेंज फंड बनाया गया है। इस अर्बन चैलेंज फंड में 1 लाख करोड़ रुपए डाले गए हैं, और ये जो 1 लाख करोड़ रुपए हैं, इसका मेन उद्देश्य है कि शहरों में जो भी चैलेंजेस है, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट, पानी की समस्या, जैसे सीवर की समस्या, जैसे सड़कों की समस्याएं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए यहां पर 1 लाख करोड़ रुपए डाले गए, जिससे कि अर्बन स्ट्रक्चर को इंप्रूव किया जा सके। अब आते हैं इसके अगले हिस्से पर। यहां पर आप देख पाएंगे कि सरकार की तरफ से और भी घोषणाएं करी गई हैं। सरकार ने कहा कि मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, हम सबको पता है कि भारत की एक लंबी तटवर्ती सीमा है जो लगभग 7,000 किलोमीटर से भी अधिक है। इस लंबी तटवर्ती सीमा की सुरक्षा करना, सफाई करना, और वहां का जो बायोडायवर्सिटी यानी कि जो मरीन सिस्टम है उसको और बेहतर करना, अपलिफ्ट करना, क्योंकि ये जो तटवर्ती सीमाएं हैं सुरक्षा के मायने से और इकोनॉमी के मायने से दोनों जरूरी। तो ऐसी सिचुएशन में सरकार की तरफ से 25,000 रुपए के कॉर्पस की घोषणा करी गई कि 25,000 करोड़ का एक फंड बनाएंगे, लेकिन उसमें केवल सरकार का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, सरकार उसमें 49% का कंट्रीब्यूशन देगी। इसके अतिरिक्त न्यूक्लियर एनर्जी पर सरकार ने फोकस किया है। हम सबको पता है कि नॉन फॉसिल फ्यूल का टारगेट सरकार को 2030 तक 500 गीगावाट अचीव करना है, यानी कि भारत के 500 गीगावाट कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है बाय द ईयर ऑफ 2030। तो नॉन फॉसिल फ्यूल यानी कि जो हम पेट्रोल, डीजल, कोयला, इन सब चीजों पर इस्तेमाल कर रहे हैं, इनसे शिफ्ट करना है। तो न्यूक्लियर एक अच्छा माध्यम हो सकता है जहां पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सरकार न्यूक्लियर एनर्जी का सिविल इस्तेमाल करने का फोकस कर रही है और कोशिश कर रही है कि इनके प्रोडक्शन को और बढ़ाया जा सके। उड़ान स्कीम, उड़ान स्कीम का अगर हम फुल फॉर्म या हम ये कह सकते हैं कि उड़ान स्कीम का जो मोटो है, उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक का मतलब हुआ कि सरकार ये चाहती है कि बहुत किफायती रेट्स में लोगों को, खासकर भारत की जो आम जनता है, उसको एयर ट्रेवल कराया जाए, हवाई जहाजों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह लोग ले जाएं।
इसका फायदा यह होता है कि कई बार हमने देखा है कि सरकार को एक देखती है कि बहुत एफिशिएंटली सब चीजें होने लगती हैं, तो 120 नई डेस्टिनेशंस, 120 नए डेस्टिनेशन कनेक्ट किए जाएंगे और यहां पर 4 करोड़ पैसेंजर्स को 10 साल में बैठा देंगे ये अपने एरोप्लेन्स में। ये यहां पर लक्ष्य है। बिहार के लिए फिर से घोषणा करी गई कि बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जिस तरीके से बिहार के टूरिज्म को पुश करना है, बिहार का अपना पुराना हेरिटेज है, कल्चर है, उनकी अपनी सिविलाइजेशन है, उसे और ज्यादा प्रमोट करने के लिए यहां पर नए एयरपोर्ट्स बनाने की बात कही गई। कोसी रिवर हमेशा से बिहार के ऊपरी बिहार को लेकर समस्या में रहती है, तो कोसी रिवर का जो वाटर मैनेजमेंट है उसके लिए कैनाल्स को और डेवलप करने के लिए यहां पर फाइनेंशियल सपोर्ट की भी घोषणा की गई। स्वामी फंड, हम अक्सर देखते हैं कि सरकार या तो बहुत गरीब तबके के लिए मकान वितरण करने का काम करती है, पीएम आवास योजना के तहत, लेकिन जो मिडिल इनकम ग्रुप है उसके लिए कोई खास योजनाएं नहीं होती। तो सरकार ने एक स्वामी फंड की घोषणा करी। इस स्वामी फंड के अंतर्गत सरकार यह कहती है कि हम पैसा डालेंगे, 15,000 करोड़ रुपए इसमें डाले जाएंगे और इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर से भी पैसा लिया जाएगा। दोनों लोग मिलकर इसमें 1 लाख किफायती मकान बनाएंगे। किफायती समझते हैं, यानी सस्ते मकान बनाएंगे और वो मकान फिर डिलीवर किए जाएंगे। सपोज कोई मकान की कीमत अगर 5 लाख आ रही है तो सरकार की मदद से, या सरकार ने जो 15,000 दिए उसकी मदद से वो 4 लाख हो जाएगी। यानी सस्ता मकान यहां पर देने की कोशिश सरकार की तरफ से हो रही है। ठीक है, याद रखनी। इसके अतिरिक्त और अनाउंसमेंट क्या है? पीएम रिसर्च फेलो, जो आईआईटीज और आईएएस के अंदर है तो इनको फेलोशिप दी जाएगी। हालांकि ये ऐसा कोई सवाल बन सकता है कि 10,000 फेलोशिप्स दी जाएंगी। ठीक है, 10,000 आईआईटी और आईएएस के बच्चे, यानी कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस में पढ़ते हैं या आईआईटीज में पढ़ते हैं, ऐसे 10,000 लोगों को यहां पर फेलोशिप देंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डेवलप्ड कंट्रीज हमसे क्यों आगे? क्योंकि वहां रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है। तो 20,000 करोड़ रुपए यहां पर प्राइवेट सेक्टर, यानी कि प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन, यानी कि उनको भी देंगे कि चलो जी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाओ, मशीन लर्निंग को बढ़ाओ, डीप लर्निंग को बढ़ाओ और ऑटोमेशन को लाओ। तो 20,000 करोड़ रुपए सरकार ने कहा है कि हम इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, फिर नेशनल जियो सैटेलाइट मिशन, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है उसकी प्रॉपर एक मैपिंग की जाएगी, उसका एक डेटा, एक रिकॉर्ड बनाया जाएगा। कई बार होता है तालाब बनाया, कहां बनाया पता नहीं है, वो पेपर लिखा है, तो ऑनलाइन सब कुछ रजिस्टर कर लेंगे, तो डेवलप करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चरल जियो सैटेलाइट डेटा, और उस डेटा का इस्तेमाल गति शक्ति वगैरह जो स्कीम्स चल रही हैं, जैसे लैंड रिकॉर्ड्स, अर्बन प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे मान लो कोई सड़क निकालनी है, तो सड़क निकालनी है तो सड़क कहां कहां से निकल रही है, कौन कौन से प्रोजेक्ट बीच में पड़ रहे हैं, तो वो सब के लिए यहां पर जरूरी होगा, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। हाँ, ये होप इतनी बातें आप सब लोग समझ गए होंगे। तो नेशनल जियो सैटेलाइट डेटा मिशन का काम क्या है? दिस इज इंपॉर्टेंट वन, याद रखना, हो सकता है इस बार के प्रीलिम्स में ही आ जाए। जीन बैंक फॉर क्रॉप्स जर्म प्लाज्म, तो इन्होंने कहा है कि सेकेंड जीन बैंक खोली जाएगी और उसमें 10 लाख जर्म प्लाज्म इन्होंने इकट्ठा करके रखने, जिससे कि जो हमारी क्रॉप्स हैं उनको मॉडिफाई कर सके। जीन एडिटिंग समझते हैं? तो हमारी क्रॉप्स को मॉडिफाई करते हैं, जैसे उसमें न्यूट्रिशन डाल देना, उसकी यील्ड को बढ़ा देना, तो उसके लिए यहां पर जीन बैंक खोलेंगे। ज्ञान भारतम मिशन, जो मैन्युस्क्रिप्ट है, कह रहे हैं 1 करोड़ से ज्यादा पांडुलिपियां, उनका डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा ज्ञान भारतम मिशन के तहत। ध्यान रखना, जो भारत की 1 करोड़ से ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट है या पांडुलिपियां हैं, उनको नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी में रखेंगे, जिससे कि कल को भविष्य में ऐसी पांडुलिपियां विलुप्त ना हो जाएं। ऐसी चीजें को, जो भी हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट है उसको हम प्रोटेक्टेड फॉर्म में रख सके, जिससे भविष्य में नॉलेज को बूस्ट किया जा सके और उनका इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतनी बातें सबको समझ में आ गई। एक्सपोर्ट प्रमोशन, सरकार की तरफ से एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए
सरकार ने एमएसएमई सेक्टर को क्रेडिट क्रॉस बॉर्डर सपोर्ट देने की बात कही है कि जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं उन्हें आसानी से ऋण मिल सके, क्रॉस बॉर्डर जो सपोर्ट चाहिए वो मिल सके, जल्दी से जल्दी यहां पर नॉन टैरिफ मेजर्स को भी आसानी से वो लागू किया जाए। जैसे ऐसा नहीं है कि कोई प्रोडक्ट बनाकर लेके गए और दूसरे देश रिजेक्ट कर दे, तो सरकार कह रही कि टेंशन मत लो, आप बनाओ बेचो, हम सब बात कर लेंगे, है ना। इसके अलावा भारत ट्रेड नेट, अब यहां पर ये सोचे, एक तो भारत नेट हुआ, एक भारत ट्रेड नेट, ये एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, लिख लीजिए आप, क्या है ये, एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। और इस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मेन काम यह है कि जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उनके ट्रेड डॉक्यूमेंट्स जो भी मांगे जाते हैं या उनको जो फाइनेंस वगैरह चाहिए, ऐसी समस्याओं का निदान यहां से किया जाएगा, ठीक है। तो जिससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट को तेजी से ग्रो किया जा सके, तेजी से बढ़ाया जा सके, यहां पर यह चीज ध्यान रखना है, ठीक है। एयर कार्गो कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी, यानी कि जो हवाई माध्यम से माल का आयात निर्यात करते हैं उसकी भी हम यहां पर वेयर हाउसिंग कैपेसिटी बढ़ाएंगे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अगेन आपको ये ध्यान रखना है इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट कि भारत ट्रेड नेट क्या है, एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ध्यान रखेंगे। और इसका काम क्या होगा, ये फैसिलिटेट करेगा कि ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन और फाइनेंसिंग, ये सॉल्यूशन देने का काम करेगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप, अब देखते हैं क्या है इसमें, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स क्या है। ग्रीन क्रेडिट स्कोर, देखो जी, जब भी किसी को लोन देने जाते हैं तो चेक करते हैं ना सिविल कैसी है, उसका क्रेडिट कैसा, चुकाएगा या नहीं। तो ध्यान रखेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कैसे होते हैं, ऐसे ग्रुप होते हैं उसमें कई सारे लोग मिलकर काम करते हैं, इन्हें हम सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं, किसी एक उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। इन्हें ही बैंकें क्या करती हैं, ऋण देती हैं, है ना, और ये अपने विस्तार करते हैं। तो इनको सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो रूरल एरिया के अंदर लोग हैं उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को या रूरल एरिया में रहने वाले लोगों को यहां पर एक ग्रीन क्रेडिट स्कोर मिलेगा, जिससे कि वो क्रेडिट नीड्स को सेटिस्फाई, यानी कि उनको आसानी से ऋण मिल सके, ठीक है। अगर उनका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा तो बहुत बढ़िया। फिर यहां पर लिख रहे हैं कि NAFED टू सेटअप अ पार्शियल क्रेडिट एनहांसमेंट फैसिलिटी टू कॉर्पोरेट बॉन्ड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, प्राइवेट कंपनियां जब मार्केट में जाती हैं और वो कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू करके ऋण उठाने का प्रयास करती हैं, तो उनके कॉर्पोरेट बॉन्ड अनसिक्योर्ड होते हैं। अनसिक्योर्ड का मतलब है कि अगर वो कॉर्पोरेट कंपनी डूब गई तो हो सकता है कि यहां पर पैसों की या ऋण की वापसी वो उन लोगों को ना कर पाए जिन्होंने उन्हें ऋण दिया है। तो ऐसे में जनता, पब्लिक, यानी कि जो लोग इसमें निवेश कर रहे होते हैं वो थोड़ा निवेश करने में हिचकिचाते हैं। तो NAFED की तरफ से यहां पर पार्शियल क्रेडिट एनहांसमेंट फैसिलिटी लॉन्च की गई है। NAFED ये कहता है कि देखिए, जो भी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इशू किए जाएंगे, अगर उन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए इशू किया गया है, जैसे सड़क बनाने के लिए, टेलीकम्युनिकेशन के लिए, एनर्जी के प्लांट्स के लिए, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो ऐसे बॉन्ड्स का पार्शियल हम गारंटी लेंगे। मान लो किसी ने 10 लाख का इशू किया, तो उसमें सारा पैसा आपका नहीं डूबेगा, कल को अगर कोई इशू भी आता है उसमें से कुछ हिस्सा गारंटीड होगा NAFED की तरफ से। तो इससे यह होगा कि जो इन्वेस्टर्स होंगे या जो क्रेडिटर्स होंगे, जो पब्लिक है, उनका थोड़ा भरोसा बढ़ेगा और प्राइवेट कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू करके धन जुटाना या रिसोर्स अरेंज करना आसान हो जाएगा। तो यहां पर यह कहा 2023-25 तक सरकार KYC को भी रजिस्टर कर लेगी, सबके डेटा वेटा जो है वो बहुत प्रॉपर तरीके से चैनलाइज किए हैं, उनमें सुधार किया जाएगा, यह भी बात यहां पर कही गई है। एक बड़ी घोषणा कि इंश्योरेंस सेक्टर में अब तक विदेशी जो इन्वेस्टमेंट हो सकता था या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सकता था वो 75% हो सकता था, लेकिन उसकी लिमिट को बढ़ा दिया गया है। अब वहां पर इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर भी 100% यहां पर किया जा सकता है, ठीक है, याद रखेंगे। अब आते हैं आज की क्लास के सबसे मेजर हिस्से पर कि सरकार की तरफ से टैक्स में क्या क्या अनाउंसमेंट करी गई है।
हालांकि ऐसी कोई मेजर अनाउंसमेंट इनडायरेक्ट टैक्स के लिए नहीं है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स में जो अनाउंसमेंट है वो अनाउंसमेंट वाकई पिछले कुछ सालों की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट में से एक है। कहा गया कि 0 से 4 लाख के बीच में सरकार को आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर 0% की ही दर होगी। लेकिन अगर आपकी कमाई 4 लाख से 8 लाख के बीच में है, सॉरी, अगर 0 से 4 लाख के बीच आपकी कमाई है तो आपको कोई भी कर नहीं देना होगा। 4 से 8 लाख के बीच कमाने वाले लोगों को केवल 5% टैक्स देना होगा और 8 से 12 लाख कमाने वाले लोगों को 10% टैक्स देना होगा और 12 से 16 लाख कमाने वाले लोगों को 15%, 16 से 20 कमाने वाले को 20% और 20 से 24 कमाने वाले लोगों को 25% एवं 24 लाख के ऊपर कमाने वाले लोगों को 30% कर की दर देनी होगी। ये जो 30% की सीमा है पिछले वर्ष तक, यानी कि जो अभी ईयर चल ही रहा है 2024-25, वहां तक 15 लाख रुपए कमाने वाले को ही देनी पड़ती थी, यानी कि अगर 15 लाख से ऊपर कमाते थे तो 30% की दर लगती थी। बताए गए नए कार्यक्रम के अनुसार देखा जाए, अगर हम इस टेबल को देखें तो हमें साफ दिख रहा है कि 4 लाख रुपए तक कर की छूट है और उसके बाद आपको कर देना होगा। लेकिन अगर हम सही मायने में देखें तो सरकार ने एक रिबेट की और अनाउंसमेंट करी है। कहा है कि जो भी लोग 12 लाख रुपए तक टैक्स, यानी कि अगर 12 लाख रुपए तक कमाई करते हैं तो उन्हें कोई भी कर देना नहीं होगा। लेकिन यहां दिए गए आंकड़ों से साफ पता चल रहा है कि 4 से 8 लाख के बीच टैक्स देना होगा, 8 से 12 लाख के बीच भी देना होगा। लेकिन अक्सर हम क्या सुन रहे हैं कि 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो आपकी जानकारी लिए एक मैं बता देता हूं कि यहां टैक्स बन तो रहा है, लेकिन सरकार उस टैक्स में रिबेट दे देगी, आपको छूट दे देगी। ठीक है, मतलब आपसे कोई टैक्स लेगी नहीं, यह कहा गया है। इसका मतलब यह हुआ कि जो लोग यहां पर 12 लाख तक कमाएंगे उन्हें कोई भी कर देने, यानी टैक्स बन तो रहा है, लेकिन कई बार होता है किसी सर ये जो चीज है ये 100 रुपए की है ये 100 रुपए की, लेकिन मैं आपको इसे 80 का दे दूंगा, 20 रुपए छोड़ दूंगा। तो वैसे ही है, अगर 12 लाख तक कमाओगे तो सरकार जो भी टैक्स बनेगा आपका उसको छोड़ देगी, वो आपसे लेगी नहीं। ऐसा सरकार कर सकती है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत, यानी कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत सरकार रिबेट्स दे सकती है और वो ये रिबेट आपको 12 लाख रुपए तक देती है। लेकिन अगर आपकी कमाई 12 लाख रुपए से ऊपर है फिर आपको कोई भी रिबेट नहीं मिलेगी, फिर आपको सारा टैक्स इसी के हिसाब से देना होगा। ठीक है, यहां पर आप ध्यान रखें, आपकी कमाई 12 लाख के ऊपर जाती है तो फिर आपको देना होगा। लेकिन एक चीज और है, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपके लिए एक स्टैंडर्ड डिडक्शन की व्यवस्था है। मतलब ऐसे लोग जो सैलरी प्राप्त करते हैं उनके लिए एक 75,000 रुपए का अलग से डिडक्शन है। मतलब अगर आप सैलरी में लेते हैं, पैसा आता है आपके पास, तो 75,000 रुपए और सरकार माफ कर देगी, वो भी छूट। तो कुल मिलाकर हम देखें तो 12,75,000 रुपए तक कोई भी कर देने की जरूरत नहीं है। आप पर कर, फिर से कह रहा हूं, कर बन रहा है, लेकिन सरकार कहती तुम ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं, मत दो। अपना मिडिल इनकम कैटेगरी के लोग हो तो अपनी तरक्की करो, खूब पैसे लगाओ, बच्चों को पढ़ाओ, एक्सपेंडिचर करो, टीवी खरीदो, डिमांड बढ़ाओ, इसलिए नहीं ले रही है। उसमें कोई ऐसा वो उनका उपकार नहीं है आपके ऊपर। ठीक है, तो यहां पर ये चीज। फिर सरकार ने एक जो बड़ी अनाउंसमेंट करी है कि इस बार सरकार क्या कर रही है कि 2000 मतलब इसी 2025 में ही एक विद इन अ मंथ सरकार एक न्यू टैक्स बिल लेकर आएगी। अभी प्रेजेंट टाइम में इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत टैक्सेस लगते हैं, लेकिन सरकार सोच रही है कि नया एक डायरेक्ट टैक्स का बिल लेकर आए और उसमें कुछ सुधार के बारे में सोच रही है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, यहां से ये क्वेश्चन, ये इस तरीके से भी चीजें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, अब आते हैं रूपी कम्स एंड रूपी गोस। कहां से पैसा सरकार को आता है और सरकार का पैसा कहां पर खर्च होता है। देखो जी, सरकार के पास जो पैसा आ रहा है उसका सबसे बड़ा सोर्स जो है, ध्यान रखेंगे, वो है बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज।
सरकार के पास आने वाले पैसे का 24% हिस्सा उधार लेकर आता है, जो कि आज के समय इस बार के बजट में देखेंगे वो 15 लाख से ज्यादा है। इसके अलावा सरकार के पास जो टैक्सेस हैं उनमें सबसे ज्यादा पैसा इनकम टैक्स से आता है। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं सबसे ज्यादा टैक्स कौन सा आता है, इनकम टैक्स। दूसरा सरकार के पास जो पैसा आता है वो पैसा आता है आपका, याद रखना है, वो पैसा आता है आपका जीएसटी से। ठीक है, आपके जो भी सरकार है उसका 18% सरकार, यानी कि 100 रुपए अगर आ रहे हैं तो 18% यहां से आ रहे। फिर कॉर्पोरेशन टैक्स, कंपनियों से टैक्स वसूलती है, 17% सरकार को वहां से आता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी। तो 4 मेजर चीजें आप याद रखिए कि 24% सरकार का पैसा जो है वो आ रहा है बोरोइंग एंड लायबिलिटीज से, यानी कि उधार लेकर। दूसरा यहां पर याद रखेंगे इनकम टैक्स से, तीसरा याद रखेंगे जीएसटी से, और चौथा याद रखेंगे कॉर्पोरेशन टैक्स से। ठीक है, तो इतनी बातें आप याद रखेंगे। ये गवर्नमेंट की रिसीव्स है, इट इज इंपॉर्टेंट वन। अब सरकार खर्च कहां करती है अपनी इनकम का सबसे बड़ा हिस्सा? अगर सरकार ने 100 रुपए खर्च किए तो उसमें सबसे बड़ा हिस्सा सरकार खर्च करती है स्टेट्स को उनका शेयर देकर। आर्टिकल 280 के तहत यह बताया गया है कि एक फाइनेंस कमीशन होगा, और फाइनेंस कमीशन समय समय पर केंद्र सरकार को यह सुझाव देगा कि केंद्र के द्वारा कलेक्ट किए गए जो भी टैक्सेस हैं उनमें से कितना हिस्सा स्टेट्स को देना चाहिए। तो यहां पर अगर हम देखें तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्हें स्टेट्स को अपने खर्चे का 22% देना पड़ता है। तो ये एक बड़ा हिस्सा है। इसके अलावा सरकार अपने खर्चे का 20% हिस्सा केवल ब्याज के भुगतान में खर्च करती है। ठीक है, तो इस साल सरकार ने क्या देखना है कि 22% जो होगा वो राज्यों को चला जाएगा और 20% ब्याज में चला जाएगा। इसके बाद सरकार अपना खर्च वर्च करती है। कैसे करती है? एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ऐसी योजनाएं जिन पर 100% व्यय जो है या एक्सपेंडिचर्स जो है वो एक्सपेंडिचर्स राज्य केंद्र सरकार खुद करता है। तो केंद्र की योजनाओं को ही हम सेंट्रल सेक्टर स्कीम कहते हैं। जैसे पीएम किसान योजना, तो पीएम किसान योजना में जो सारा पैसा है वो राज्य नहीं देते, केंद्र सरकार खुद देती है। तो यहां पर 16% सरकार दे रही है, 16%। तो केंद्र की जो योजनाएं हैं वो 16% सरकार वहां खर्च कर देती है। इसके बाद जो मेजर हिस्सा है उनमें भी कई चीजें हैं। एक योजना होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, ऐसी योजनाएं जिन्हें केंद्र और राज्य मिलकर चलाते हैं उन्हें हम कहते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो 8% यानी कि 100 रुपए में 8 रुपए, जैसे आयुष्मान भारत योजना, मनरेगा, इनमें जो खर्च हो रहा है, पीडीएस, इनमें जो खर्च हो रहा है इसमें केंद्र भी पैसा देता है, राज्य भी पैसा, तो 8% सरकार वहां खर्च करती है। फिर इसके बाद देखें डिफेंस, डिफेंस में भी सरकार 8% खर्च करती है। मेजर सब्सिडीज, सब्सिडी में सरकार 6% खर्च करती है। ठीक है, याद रखना। फिर यहां लिखा है फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स। हमारी फाइनेंस कमीशन केंद्र सरकार को बताती कि भाई ये राज्य पिछड़ रहा है, इसको थोड़ा अधिक पैसा दे दो, इसको थोड़ा और डेवलपमेंट के लिए पैसा दे दो, थोड़ा ग्रांट्स वांट्स दिलवाती, तो उसका 8% पैसा वहां चला जाता है। ठीक है, तो ये एक्सपेंडिचर है। तो अगर हम क्रक्स में समझे तो हमें बिल्कुल समझ में आएगा कि इफ वी टॉक अबाउट रूपी कम्स एंड गोज ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, तो हमने क्या पाया कि बोरोइंग एंड लायबिलिटीज सरकार के वित्त का सबसे बड़ा सोर्स है। दूसरा, सरकार सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्ट करती है इनकम टैक्स से, फिर जीएसटी से, और फिर उसे निगम कर प्राप्त होता है। ये सरकार के पास प्राप्तियों का सबसे बड़ा हिस्सा बनाते हैं। लेकिन कभी कभी हमसे इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सरकार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष करों में सबसे ज्यादा कर संग्रह किस कर से होता है? तो हमारा जवाब होगा प्रत्यक्ष कर से होता है। हालांकि पिछले कुछ सालों से यह लगातार ट्रेंड है, लेकिन जीएसटी से पहले कई बार ऐसा भी हुआ है कि अप्रत्यक्ष कर ज्यादा प्राप्त हुए प्रत्यक्ष करों की तुलना में। अगर हम सरकार के व्यय की बात करें तो सरकार के व्यय का सबसे बड़ा हिस्सा स्टेट को शेयर के रूप में दिया जाता है, यानी कि केंद्र का जो कर कलेक्शन है उसमें से बड़ा हिस्सा राज्यों को उनके हिस्से के तौर पर चला जाता है। इसके बाद सरकार को अपने व्यय में एक बड़ा हिस्सा खर्च करना पड़ता है ब्याज भुगतान में, और फिर केंद्र की जो योजनाएं हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, उस पर खर्च करना पड़ता है। इसके बाद डिफेंस पर खर्च है, केंद्र की सेक्टर स्पॉन्सर्ड योजनाएं यानी कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसको हम केंद्र प्रायोजित योजनाएं कहते हैं, उन पर खर्च है। और इसके अतिरिक्त सरकार को फाइनेंस कमीशन की तरफ से जो रिकमेंडेशन आती हैं
ग्रांट्स वगैरह की और जो ट्रांसफर्स की वो भी खर्च करनी पड़ती। तो ये कुल मिलाकर स्ट्रक्चर है कि इनकी इनकम और एक्सपेंडिचर का, या रिसीव्ड्स एंड एक्सपेंडिचर का, ये जो जिस भी क्रोनोलॉजी में मैंने बताई है, यही क्रोनोलॉजी आपको याद रखनी है। अब आते हैं सरकार, सबसे ज्यादा सरकार का जो इस बार का ट्रेंड है कि सरकार को कितना पैसा कहां से आएगा। सरकार को कुल मिलाकर जो बजट सरकार ने बनाया है इस साल, आपको ध्यान रखना है कि सरकार का राजस्व प्राप्तियां 34.2 लाख करोड़ है। 34.2 लाख करोड़ राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं? जो टैक्स और जो नॉन टैक्स से पैसा आता है, मैं मोटा मोटा यहां पर बता रहा हूं, कर और गैर कर से जो पैसा आ रहा है उसे हम राजस्व प्राप्तियां कहते हैं। और 34.2 लाख करोड़ रुपए सरकार ने उम्मीद जताई कि इस साल आएगा। पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं? जो सरकार लोन, लाइबिलिटीज, है ना, लाइबिलिटीज ये सब करके लाती है, प्लस कोई एसेट या कोई परिसंपत्ति को बेचती है, जैसे शेयर वगैरह बेचते हैं, इन सबसे जो मोटा मोटा पैसा आता है उसमें 16.5 लाख करोड़, यहां पर आप देख सकते हैं 16.5 लाख करोड़ रुपए सरकार को आए। तो दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो हमें सरकार की टोटल रिसीप्ट्स के बारे में पता चल जाएगा। और हम साफ साफ देख सकते हैं, अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो 50.6 लाख करोड़ रुपया सरकार की रिसीप्ट रहने वाली है। सरकार इस बार कितना पैसा प्राप्त करने वाला है? 50.6 लाख करोड़ रुपए सरकार इस बार प्राप्त करने वाली है। ठीक है, ये उम्मीद जताई। तो जितना पैसा आएगा उतना ही खर्च भी करेंगे। सरकार ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय, कितना राजस्व व्यय रहने वाला है? तो बच्चों ध्यान रखना, राजस्व व्यय रहने वाला है। राजस्व व्यय क्या होता है? सरकार का चालू खर्च, है ना। चालू खर्च मतलब पेंशन, ब्याज, योजनाओं पर होने वाले खर्च, है ना, इसके साथ साथ सैलरी पर होने वाला खर्च, सब्सिडी पर होने वाले खर्च, है ना। तो ये खर्च है। तो सरकार का लगभग 39.4 लाख करोड़ रुपए सरकार का चालू खर्च रहने वाला है। ध्यान रखना है, चालू खर्च रहने वाला है। ठीक है, सरकार का इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? तो आपको ध्यान रखना है, सरकार ने प्रभावी पूंजीगत व्यय क्या रखा है। अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप कहना 15.5 लाख करोड़ रुपए, 15.5 लाख करोड़ रुपए। अच्छा, प्रभावी पूंजीगत व्यय का मतलब है कि राज्य और केंद्र, या केंद्र एवं राज्य दोनों मिलाकर कितना पैसा पूंजी के निर्माण में खर्च करेंगे, एसेट क्रिएशन में खर्च करेंगे, है ना, और लाइबिलिटीज को कम करने में खर्च करेंगे। तो वो 15.5 लाख के करोड़ के आसपास है। इतना पैसा सरकार के द्वारा खर्च किया जाएगा। ध्यान रखेंगे सभी लोग। अब एक अनाउंसमेंट पूछी जा सकती है कि इस बार कौन से मंत्रालय को या कौन से क्षेत्र को सबसे ज्यादा पैसा दिया गया है। तो अगर मैं सबसे मेजर आइटम्स देखूं तो डिफेंस में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सबसे ज्यादा पैसा दिया गया, लगभग 5 लाख करोड़ रुपए के आसपास, 4,91,000 करोड़ रुपए। ठीक है, दूसरा यहां पर देख सकते हैं ग्रामीण विकास में 2,66,000 करोड़ रुपए। तीसरा होम अफेयर्स यानी कि होम मिनिस्ट्री वगैरह को जो है वहां पर 2,33,000। तो टॉप 3 आपको आइटम्स याद रहने चाहिए। पहला डिफेंस को सबसे ज्यादा पैसा, दूसरा रूरल डेवलपमेंट को, और तीसरा होम अफेयर्स को यहां पर पैसा दिया गया है। ठीक है, अब सबसे लास्ट प्रश्न आप ध्यान रखेंगे। कई बार आपसे पूछते हैं कि सरकार के इस बार के घाटे कैसे। आपको ध्यान रखना है कि इस बार का जो घाटा है सरकार का, फिस्कल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा 4.4%। लिख लीजिए, 4.4% राजकोषीय घाटा। राजस्व घाटा 1.5%। प्रभावी राजस्व घाटा 0.3%। और प्राइमरी यानी कि प्राथमिक घाटा 0.8%। ये जो घाटे लिखे हैं हमेशा जीडीपी के प्रतिशत के रूप में दर्शाए जाते हैं। ठीक है, प्रतिशत रूप में दर्शाए जाते हैं, यानी कि ऑलवेज डेटा या फिगर्स ऑफ डेफिसिट प्रेजेंट्स इन जीडीपी, परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो परसेंटेज ऑफ जीडीपी के रूप में इन्हें दर्शाया गया है कि फिस्कल डेफिसिट 4.4%, रेवेन्यू डेफिसिट 1.5%, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 0.3% और प्राइमरी डेफिसिट 0.8%। ठीक है, बेसिक आइडिया उम्मीद करता हूं आपको होगा ही। अगर नहीं है इन सब चीजों के बारे में तो आप हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे बात भी कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।
आपके एग्जाम से संबंधित जो आंकड़े थे वो मैंने इस पर पढ़ा दिया आपको, ध्यान रखेंगे, ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, आगे हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक सर्वे के बारे में, तब वहां पर और भी बात होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।